क्या होते हैं? एटम्स। एटम्स होते हैं सब शेल, और शेल के अंदर में होती है सब शेल, और सब शेल के अंदर में एक जगह होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स। तो आप लोगों को ये सामने में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल दिख रहे हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्बिटल कौन सा दिख रहा है आप लोगों को? एस। स्फेरिकल ऑर्बिटल। यस, दोज आर नोन एज एस ऑर्बिटल। ये वाले कौन से ऑर्बिटल का इमेज है बताओ तो? डम्बल। डंबल बोलो तो? पी ऑर्बिटल। दिस वन, ये कौन सी है? ये तीन जो नीचे में दिख रही है आप लोगों को, डी ऑर्बिटल्स है। चलिए जरा मैं आपका चेक कर लेता हूँ नॉलेज। मुझे एक बात बताना, ये जो ऑर्बिटल है ये कौन सी है? कौन सी ऑर्बिटल है? कैन यू टेल मी? डी का कौन सा टाइप? डी सबशेल के अंदर में 5 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, तो डी का कौन सा टाइप ऑर्बिटल है ये वाला? डी, जल्दी बताइएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस वन इज विच वन? डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर जो क्या होता है? दो बड़े बड़े लोब्स होते हैं जेड एक्सिस पे एंड विथ अ रिंग इन द बिटवीन। याद आया ना? डी जेड स्क्वायर। ओके, और ये वाले कौन से हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, या डी एक्स जेड हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन एक्सेस। ठीक है ना? यदि एक्स वाई एक्सेस है तो ये वाला डी एक्स वाई है, वाई जेड एक्सेस है तो वाई जेड है, एक्स जेड है तो एक्स जेड है, डी एक्स जेड। गॉट इट? अच्छा, अब ऑर्बिटल्स के अंदर में क्या घूमते रहता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं ऑर्बिटल के अंदर में। ठीक है ना? अब देखिए, इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में कब जाएगी, ये डिपेंड करती है उसकी एनर्जी पे, तो उस ऑर्बिटल की कितनी एनर्जी है। ओके, तो चलो हम लोग सबसे पहले निकालना सीखते हैं कि एक ऑर्बिटल की एनर्जी को कैसे निकाला जाता है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। मुझे सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब कौन बताएगा? एनीबॉडी? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब एक ऐसा एटम या एक ऐसी आयन जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना? ओनली वन इलेक्ट्रॉन, लाइक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। He में कितना प्लस रहेगा तब काम करेगा? ये वाला लॉ में जो बात करने वाला हूँ। 1 प्लस। बेरिलियम 3 प्लस। 2 प्लस। 3 प्लस ना होगा? यस सर। नंबर कितनी होती है? 4 होती है, तो 3 प्लस। लिथियम में 2 प्लस। 2 ठीक प्लस। है ना? ओके, अच्छा मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं ना आवाज में? चलिए अब देखना, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए यदि ऑर्बिटल की एनर्जी की बात होती है तो हायर द वैल्यू ऑफ एन, हायर इज द एनर्जी। हायर द वैल्यू ऑफ एन, हायर इज द एनर्जी। अच्छा, एन कौन सा क्वांटम नंबर होता है बालक? कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलने का मतलब क्या है? एक ऑर्बिटल का यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू जितना बड़ा है उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी। जैसे कि 1s। अब बालक लोग मुझे बताना कि 1s और 2s में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? 2s की। ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि n यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे n 2 है। आपको मुझे बताना 2s और 2p में किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? इक्वल। किसका? इक्वल होगा। वेरी वेरी गुड, क्योंकि 2s और 2p दोनों के लिए n का वैल्यू तो 2 ही है। 2p और 3s में 3s। 3s 3p और 3d की एनर्जी क्या होगी? इक्वल होगा, है ना? 4s का ज्यादा होगा। 4s 4p 4d 4f इन सब की एनर्जी सेम होगी। चलिए अब जो कहानी है, यही कॉन्सेप्ट पे जी एडवांस 2014 में एक क्वेश्चन सेट हुआ। ध्यान से देखिएगा वो क्वेश्चन क्या था। मान लो एक पल के लिए 1s को तो हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलेंगे ना, मिनिमम एनर्जी स्टेट है। तो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में।
तो मुझे एक बात बताना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितने सारे ऑर्बिटल्स हैं? कितने सारे ऑर्बिटल्स हैं? 2 2। देख बेटा, देख ध्यान से देख, एस के अंदर में एक ऑर्बिटल होती है ना? एस के अंदर में एक ऑर्बिटल होती है। पी के अंदर में कितना ऑर्बिटल होता है? 3 पी सब 3 सबसेल के अंदर में 3 ऑर्बिटल होती है ना? पी एक्स पी वाई पी जेड। तो मतलब इलेक्ट्रॉन यदि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाती है तो उसके लिए 4 ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल है रहने के लिए। समझ गए बात को? ये ध्यान दीजिएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन 2s में जाए या 2p में जाए फर्क नहीं पड़ता है। ओके, वो फर्स्ट ही एक्साइटेड स्टेट में है तो 4 ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे। जल्दी से ये बता देना मुझे कि यदि इलेक्ट्रॉन जाता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में कितने सारे ऑर्बिटल है? कितने सारे भैया? एस के लिए तो हो गया आपका 1, 5 के लिए हो गया 3 और डी के लिए हो गया 5। टोटल कितने हैं? 9 ऑर्बिटल। 9 9 ऑर्बिटल के सेकेंड और एक्साइटेड स्टेट में। यदि इलेक्ट्रॉन आपका थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब चौथा सेल का बात हो रहा है। तो किसी में जाए 4s 4p 4d 4f किसी में जाए वो थर्ड ही एक्साइटेड स्टेट। अब बता दे जल्दी से कितना सारा है? कितना सारा? 9 9। यस सर। कैसे 9 यार? कैसे 9? एस में 1, ठीक है ना, पी में 3, डी में 5 और एफ में एक भी ऑर्बिटल नहीं होता है क्या? एफ में तो 7 ऑर्बिटल्स होते हैं कि नहीं होते, है ना? यस सर। तो कितने हो गए टोटल मिला के? 16 ऑर्बिटल्स, है ना? 16 ऑर्बिटल्स। तो देखिए, आप यदि इलेक्ट्रॉन को थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हो तो उसको रहने के लिए 16 ऑर्बिटल्स है। 16 ऑर्बिटल्स में वो चल जाए तो वो थर्ड ही एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा। ओके, गॉट इट? समझ गए? तो क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं सेट हुआ था, बस जस्ट आप कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो कि ग्राउंड स्टेट से जाएगा यदि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में तो कितने सारे ऑर्बिटल्स हैं? 4 ऑर्बिटल्स। ठीक है, चलिए। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की कहानी है, मैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का नहीं बात कर रहा हूँ। जहां पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगी उसकी ये कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। अब जहां एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगी वहां ऑर्बिटल की एनर्जी डिपेंड करेगी ऑन द वैल्यू ऑफ n+l। याद करो, मैंने आपको बताया था जब मैं क्वांटम नंबर्स पढ़ा रहा था तब क्या बोला था कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ n पे डिपेंड करती है, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर के सम पे डिपेंड करती है। ये ध्यान देना, n+l, l याद है ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब जल्दी से देखते हैं बालक लोग कितना आपको याद है। s के लिए l का वैल्यू कितना होगा जल्दी बताना। अरे s ऑर्बिटल्स के लिए l का वैल्यू कितना होता है? 0 0। वेरी गुड। 0 p के लिए 1 1, 0 1 d के लिए 2, 2 f के लिए 3। देखो ये वाला याद नहीं रहेगा ना आपको तो आपसे फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है ना? अंडरस्टूड? याद रखना है। चलिए अब ध्यान से देखना, चल ध्यान से बताना मुझे। n+l, 1s के लिए n+l कितना होगा? 1 + 0 कितना? 1, 1 ठीक है ना? 2s के लिए 2 2 + 0 2, 2p के लिए 2 + 3 3 3 3, 3 + 1 4 0 4 4, 3d के लिए 5। 4 अब ध्यान दे यहाँ पे, आराम से देख क्या है कॉन्सेप्ट। 3s 3p 3d, फिर उसके बाद 4s स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे कुछ उल्टा कहानी है, n+l के कंबाइंड वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो 1s और 2s में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? 2s 2s की होगी, सिंपल। 2s और 2p में इक्वल होगा क्या? इक्वल। क्यों इक्वल होगा यार? n+l में 2p ना बड़ा होगा। ओके यस
n प्लस एल की वैल्यू किसकी बड़ी है? 2p की। 2p 2p और 3s में तो इक्वल। अरे यार अब इक्वल। नहीं यहाँ पे कहाँ फंसेगा, सुन लो ध्यान से। इफ, ये इंपॉर्टेंट चीज तो आपको जानना है, इफ n प्लस एल इक्वल होती है, हैज सेम वैल्यू, यदि n प्लस एल की सेम वैल्यू है, देन हायर एनर्जी, तो जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ये दिमाग में रखिएगा। तो देख लो 2p और 3s में n की वैल्यू किसकी बड़ी है? 3s। 3s के लिए तो भैया किसका हो जाएगा? 3s का, ठीक है ना। n प्लस एल यदि सेम आता है, देखो 2p का भी 3 आया और 3s का भी 3 आया, तब जिसका n बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ओके, 3s और 3 में साफ नजर आ रहा है, 4 है तो 3p का ही ज्यादा। अब देख लो 3p और 4s में दोनों की 4 है, तो किसकी बड़ी होगी? 4s। अब 4s और 3d में 3d का, ओके ध्यान देना, 3d का एनर्जी 4s से ज्यादा है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, पर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए भैया 3d का तो कम ही है ना। ओके, याद रहेगा। चलिए, अब रटना थोड़ी है ये वाला, ये तो वैल्यूज है सिंपल, n प्लस एल ऐड कर लो। ओके, अब देखिए ग्राउंड स्टेट में यदि इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, अब ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2s है उसके लिए। ओके, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी है? 2p है, ये ध्यान देना। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये वाला सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट आपकी 3s है। उसी प्रकार फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, समझ गए बात को? तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट डिफरेंट है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ओके, ये दिमाग में रखना, गॉट इट? इस तरह चलता जाएगा, याद रखिएगा। ओके, बढ़ो आगे। ये एक छोटी सी सिंपल सी क्वेश्चन है आपके सामने, कौन मुझे जवाब देगा इसका? सिंपल सा क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय द क्वांटम नंबर्स n and l। ओके, देखो 4 और l का वैल्यू 1 है, तो कौन सी ऑर्बिटल? p की बात होगी ना, 4p। ये वाला कौन सा है? 4 और 0 कौन सा? अरे बताओ, 4s। ये वाला 3 और 2 कौन से? अरे कौन से? 3 और l का वैल्यू क्या हो गया? 2, मतलब 1 और 2 कौन सी? 3 D। 3d। ये वाला कौन सा? जल्दी बता दे। 3 p, ठीक है ना। अब आपको पूछा गया है फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट एनर्जी में आप सजाइए, लोएस्ट टू हाईएस्ट एनर्जी में सजाइए। मान लीजिए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का बात हो रहा है, सिंगल नहीं, मल्टी के लिए बात हो रहा है। डी, तो सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? देख लो 4s, 4 प्लस 0 किए तो भैया 4 आया, ठीक है ना। 4 प्लस 1 किए तो 5 आया, ठीक है ना। 3 प्लस 2 किए तो 5 आया, 3 प्लस 1 किए तो 4 आया। ओके, अब देखिए किसकी सबसे कम होगी, ये बताना है आपको। 3p, 3p का सबसे कम होगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, बट n का वैल्यू इसका क्या है? क्या है? छोटा है, कम है। सबसे कम तो 4p हो गई, है कि नहीं? और फिर उसके बाद देखो क्या होगी, 4 के बाद हो जाएगी सेकंड की, ठीक है ना। फिर ये दोनों 5 है, 4p और 3d, 4p और 3d, तो ऑब्वियसली बात किसकी होगी? थर्ड की और फिर फर्स्ट की। यस, सी। समझ आ गई? देख लो, वैल्यू है सिंपल, और क्या। ओके, क्लियर? चलिए बढ़े आगे, चलिए। अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये वाला, ये एनसीईआरटी के लाइन से लिया गया है, और फिलहाल अभी तक
ना तो मेडिकल के एग्जामिनेशन में, ना तो इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस लाइन से क्वेश्चन आई है। एनी डे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनी डे। देखो क्या है, मैं बात कर रहा हूं 2s ऑर्बिटल्स की हाइड्रोजन के लिए, मैं 2s ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं लिथियम के लिए, मैं 2s ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं सोडियम के लिए, मैं 2s ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं पोटासियम के लिए। अब बोला क्या जा रहा है कि भैया ऑर्बिटल्स तो सेम है ना, ऑर्बिटल्स तो सेम है। अब किसकी ऑर्बिटल की सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, हाइड्रोजन की कि लिथियम की कि सोडियम की कि पोटासियम की? देखो ये ध्यान देना है, जैसे ही ओके डिक्रीज करेगी विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर यदि ज्यादा होने लगेगा तो सबशेल यदि सेम है, समझ रहे बात को, सबशेल यदि सेम है तो क्या है, जिसकी एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसकी ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। मान लो आपको दे दिया 3s हाइड्रोजन का, 3s लिथियम का, 3s सोडियम का, 3s पोटासियम का, तो बोला किसकी ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, तो जिसकी एटॉमिक नंबर सबसे कम होगी उसकी ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। ये दिमाग में रखिएगा, यदि सेम सबसेल है, सेम सबसेल है तो जिसकी एटॉमिक नंबर सबसे कम उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। ये दिमाग में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस कॉन्सेप्ट से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाता है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम लोग 3 डिफरेंट नियम पढ़ेंगे। और बच्चा सुन ले, अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं ना, ये कॉन्सेप्ट अब आने वाले 1 घंटे जो चीज आप पढ़ोगे, ये कॉन्सेप्ट आने वाले बहुत सारे चैप्टर में आपको जरूरत पड़ेगा। तो आई रिक्वायर योर कंसंट्रेशन, ध्यान से सुनिएगा चीज को, ठीक है ना। ओके देखो, अफवाह प्रिंसिपल एक नियम है जो हमें बताता है कि किस हिसाब से अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है ना। देखो अफवाह प्रिंसिपल बोलता है कि, अफवाह प्रिंसिपल बोलता है कि एटम यदि अपने मिनिमम एनर्जी स्टेट में है, एटम यदि अपने मिनिमम एनर्जी स्टेट में है तो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरेगी इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। बोलने का मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम एनर्जी वाले में जाएगा, फिर ज्यादा एनर्जी वाले में जाएगा। ओके, मान लो एक एटम है, उसमें 5 ऑर्बिटल है, तो आप बोलोगे सर किसमें पहले इलेक्ट्रॉन डाले, तो भैया इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें डालोगे, जिसकी एनर्जी सबसे क्या है, सबसे कम है। अब ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे डिटरमाइन होती है आप सभी को मालूम है, कैसे डिटरमाइन होती है भैया, n+l रूल से डिफाइन होती है ना, n+l रूल से। ओके तो देखिए जल्दी से मुझे बताना तो 1s के लिए n+l का एडिशन कितना होगा, कितना होगा, 1, ठीक है ना। 2s के लिए कितना होगा जल्दी बताना तो, 2 होगा। 2p के लिए कितना होगा, 3 होगा। 3s के लिए 3, 3p के लिए 4 है, और ना 3d के लिए 5 हाँ प्लस माइनस आना चाहिए आपको। 4s के लिए 4 4, 4p के लिए 5, 4d के लिए 6, 4s के लिए 7, 5s के लिए 5, 5p के लिए 6, 5d के लिए 7, 5f के लिए 8, 6x के लिए 6, 6p के लिए 7, 6d के लिए 8, 6, 7s के लिए 7, 7p के लिए 8। ओके अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ेगा भैया, कि जिसकी एनर्जी सबसे कम है। आपको लग रहा है कि सबसे एनर्जी किसकी कम है, जल्दी बता देना मुझे, किसकी एनर्जी सबसे कम है। 1s, तो ठीक है भाई मेरे 1s में सबसे पहले डाल दे, ये एरो का डायरेक्शन देख, ठीक है ना, 1s में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले डाल दे।
फिर आप इलेक्ट्रॉन किस में डालोगे? 2s 2s में। बहुत अच्छे, गुड स्टूडेंट्स। अब 2s के बाद किस में जाएगी? 2p 2p और 3s का तो सेम है भैया, 2p किसमें जाना चाहिए? 2 2p में। 2p में, वेरी गुड, 2p में। ओके, अब नेक्स्ट 3p और 4s में। 3p 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 तो ये ऑर्डर आपको याद रहेगा ना? ओके, पहले 1s, देखो पहले 1s, फिर 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p। अब देखना भाई मेरे, 3p के बाद 4s में जा रही है, 3d में नहीं जा रही है, तो 3p के बाद 4s में मत डाल देना, सॉरी 3p के बाद 3d में मत डाल देना, 3p के बाद जाती है इलेक्ट्रॉन 4s में। यहीं पे बच्चे गलती कर जाते हैं। ओके, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगी 4s में, ये ध्यान देना, ठीक है ना? ये ऑर्डर आपको दिमाग में रहनी चाहिए। ओके, समझ गए? तो 1s सबसे पहले, 2s 2p 3s 3p, फिर उसके बाद 4s 4s, 3p के बाद 4s, फिर उसके बाद 3d, फिर उसके बाद उस हिसाब से नंबर के हिसाब से कितनी वैल्यू है उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन जाएगी। अब देखो क्या है, बचपन में आप लोग एक चीज पढ़ते हो, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा बताओ तो क्लास 9 में जैसे लिखते थे, कैसे लिखते थे बताओ तो? कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते थे? 2 2 2882 यस, वेरी गुड, 2882, ठीक है ना? इस तरह लिखते थे। बट मुझे एक बात बताओ, ये जो थर्ड सेल है, थर्ड सेल का मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का कैपेसिटी है? 18 18 तो भैया काहे नहीं, आपने 18 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी है, तो आपने 10 काहे नहीं हटा दिया वहां? ये दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, है कि नहीं? yes चलिए इसका जवाब मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। देखो, चल बेटा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कैसे लिखेगा, ध्यान से देखना, आराम से देखना, ठीक है ना? देख, तो सबसे पहले कहाँ इलेक्ट्रॉन डालोगे बेटा? कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2, है ना? 2 इलेक्ट्रॉन हो गई, फिर नेक्स्ट कहाँ इलेक्ट्रॉन डाले बोल तो? 2s2 2s2। अच्छा, एक छोटा सा चीज बताने भूल गया, देखो s में एक ही इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकती है, कारण कि s सबशेल के अंदर में क्या होती है? एक ही ऑर्बिटल होती है। p सबशेल के अंदर में 3 ऑर्बिटल होती है, px py pz। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? एक ऑर्बिटल में 2, तो 3 ऑर्बिटल में 0। उसी प्रकार d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, आपको मालूम है ना? तो 5 ऑर्बिटल में 10 जा सकती है। उसी प्रकार f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 7 ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन जा सकती है। तो चलो हम लोग अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं कैल्शियम का। 1s में 2 चल गया, 2s में 2 चल गया, अब आगे बता कहाँ जाएगा? 2p, 2p6 वेरी गुड वेरी गुड, 2p6। आप बता आगे। 3s2 वेरी गुड, फिर 3p6 3p6 3p6, 3p6 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कहाँ जाएगा 3p6 के बाद? 4s2 4s2 4s2, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए ना? अब देखो मैं लिख के दिखाता हूँ। 1 मतलब पहला सेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल 8 इलेक्ट्रॉन, चौथा सेल 2 इलेक्ट्रॉन। समझ आई क्यों 2882 लिखा रहा है? समझ गए बात को? क्योंकि डी तो बढ़ा ही नहीं, डी को यहाँ भरना चाहिए था ना, डी तो बढ़ा ही नहीं, डी तो बाद में बढ़ेगा, 4s के बाद में बढ़ेगा, तो डी में इलेक्ट्रॉन जा चुकी है, तो 2882 लिखते हैं। समझ आ गई ये कॉन्सेप्ट, क्यों हम लोग जूनियर क्लासेस में इस तरह लिखते थे? ओके, yes तो चलिए yes इलेक्ट्रॉनिक sir कन्फिग्रेशन तो हम डिटेल्स में लिखना आप लोगों को सिखाएंगे ही, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जस्ट स्टार्ट हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़े। मैं अफवाह प्रिंसिपल क्लियर, दिमाग दीजिएगा। ग्राउंड स्टेट yes ऑफ एन एटम ग्राउंड स्टेट में होनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी स्टेट में, ठीक है? चलिए आगे बढ़। अच्छा, ये क्वेश्चन में बताना मुझे कि अफवाह प्रिंसिपल कौन से में वायलेट हो रही है? ए में, बी में, सी में, डी में? ए में, बी में, सी में, डी में? किस में लग रहा है आपको वायलेट हो रही? D
किसमें? डी में वायलेट हो रही है। वेरी गुड, डी में वायलेट हो रही है, क्योंकि अफबाउ प्रिंसिपल क्या बात करता है? ग्राउंड स्टेट में बात करता है, ठीक है ना। ग्राउंड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मतलब मिनिमम एनर्जी स्टेट। अब देखो क्या है, यहाँ पे जो ऑर्बिटल है, मान लेते हैं ये चल 2s है और ये वाला 2p है। अब 2s को पूरी तरह भरवे नहीं किया, अब आगे इलेक्ट्रॉन भर दिया, ये तो गलत वाली बात है ना। 2s में पहले तो 2 आपको भर लेना चाहिए ना। ओके, गॉट इट। ये क्या किया है, 2s से इलेक्ट्रॉन को उड़ा के आगे भेज दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन को आगे भेज दिया, मतलब एक्साइट करके आगे भेज दिया। तो ये तो ग्राउंड स्टेट में बात नहीं हो रही है, ये एक्साइटेड स्टेट में बात हो रही है। तो ये बिल्कुल गलत है, अफवाहों का प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। समझ गया? चल आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आते हैं हम लोग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के ऊपर ही हमारा पीरियडिक टेबल बड़ा है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के ऊपर ही हमारा पीरियडिक टेबल बड़ा है। ओके, गॉट इट। तो कहानी में बताऊंगा पाउली के रूल का। लाइनस पाउलिंग ने एक रूल दिया था इलेक्ट्रॉन भरने का, वो रूल क्या है? चलो ये रूल बताने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल जवाब कर लेता हूँ। टोटल कितना क्वांटम नंबर मैंने पढ़ाया आपको? 4। 4। इन चारों क्वांटम नंबर का नाम पता बताओ तो क्या क्या है? एन, फिर L, एल, ML, MS, एम एस, ठीक है ना। या उसको सिंपल भाषा में चाहोगे तो क्या बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो? एम या एम एस बोल सकते हो, ठीक है ना। गॉट इट। चलिए, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सॉरी अज़ीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर मैंने आपको पढ़ाया था। अब मुझे एक बात बताना कि कोई भी 2 डिफरेंट फैमिली का एड्रेस पूरा इंडिया में सेम हो सकता है? No sir. नो सर। बिल्कुल नहीं। आपके कॉलोनी में मानो 2 अलग अलग फैमिली है, तो आपके घर का एड्रेस और उसके घर का एड्रेस डिफरेंट होगा, है कि नहीं? एड्रेस कहाँ तक सेम हो सकता है? मान लो स्ट्रीट नंबर तक सेम हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट सेम हो सकता है ना, बट हाउस नंबर तो सेम नहीं हो सकता, हाउस नंबर तो डिफरेंट रहेगा। ठीक उसी प्रकार ये जो 4 क्वांटम नंबर होते हैं ना बच्चों, ये जो 4 क्वांटम नंबर होते हैं, 4 क्वांटम नंबर आर लाइक एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनिएगा, एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के जैसा होता है ये 4 क्वांटम नंबर। अब पॉली का नियम ये क्या कहता है, ध्यान से सुनना। पॉली का नियम कहता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का, सुनना मेरी बात को, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं रह सकता है। पॉली का रूल क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर में चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं रह सकता है। सिंपल सा बात। एड्रेस जैसे 2 इंसान का कभी भी सेम नहीं हो सकता है, उसका हो सकता है, ये भी समझ लेते हैं। देखना ध्यान से, देख n इक्वल टू 2 मान रहे हैं, दूसरा सेल का बात हो रहा है। l इक्वल टू 1 मतलब p सबशेल की बात हो रही है, ठीक है ना। दूसरा सेल p सबशेल, उसके अंदर में मान लो मैं बात कर रहा हूँ pz ऑर्बिटल का। ओके, पहला 3 क्वांटम नंबर, ध्यान से सुनना, पहला 3 क्वांटम नंबर ऑर्बिटल एड्रेस होता है, पहला 3 क्वांटम नंबर ऑर्बिटल एड्रेस होता है, एक ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ओके, 2pz ऑर्बिटल के बारे में ये बता रहा है। अब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 रह सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये वाला भी 2pz ही ऑर्बिटल है। ओके, पहला 3 क्वांटम नंबर सेम है, ठीक है ना, मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम हुआ। अब क्या है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकती है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए कि डिफरेंट रहनी चाहिए? मैंने पढ़ाया था ना, डिफरेंट रहना चाहिए। तो एक का प्लस हाफ यदि स्पिन है तो दूसरी की माइनस हाफ स्पिन हो। तो यहाँ पे कहानी क्या है,
भैया 3 क्वांटम नंबर तक तो कहानी सेम रह सकता है, बट चौथा स्पिन तो सेम नहीं ना हो सकता है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, ओनली एक ऑर्बिटल के अंदर में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन रह सकती है और दोनों इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए। तो पॉली के रूल को एक दूसरा भाषा में भी लिखा जाता है कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों का क्वांटम नंबर क्या होगा, डिफरेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्पिन डिफरेंट होगी, सिंपल सी बात है। ओके, तो पॉली का रूल आराम से दिमाग में बैठा लो। क्या बोल रहा है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं रहेगा, मैक्सिमम 3 तक सेम हो सकता है। ओके, चारों डिफरेंट हो सकता है वो अलग बात है, बट सेम मैक्सिमम 3 ही तक रहेगा, क्योंकि भैया स्पिन का तो 2 ही वैल्यू है। ओके, समझ आ गई? चलिए अब देखना, इस बेसिस पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। ओके, पहले ये वाला क्वेश्चन का जवाब दो, फिर दूसरा क्वेश्चन का जवाब देना। द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाइज टू H, H माइनस, H प्लस, नन। पॉली का प्रिंसिपल लगाने के लिए क्या बोलता, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल एंड दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, है ना। तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। पॉली का प्रिंसिपल लगाने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? अब मुझे बताओ, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो बिल्कुल नहीं लगेगा। H माइनस में कितनी होगी? हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन हो गई ना। H में 1 होती है, H माइनस आने से 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ बात को? इसके लिए लागू। ओके, अब देखना, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है। इस कॉन्सेप्ट पे तो बहुत बार इसने क्वेश्चन पूछा है। देखो, मैंने आपको क्या बताया कि पॉली के प्रिंसिपल पे ही पीरियडिक टेबल बनाना, ये वाला। देखो, ये वाला है आपका पहला पीरियड, ठीक है ना, पहला पीरियड। तो पहला पीरियड में क्या होता है, देखो 1s1 1s2। ओके, पहला पीरियड में पहला सेल में 1s1 और 1s2 में इलेक्ट्रॉन गया, है ना, 1s1 1s2। तो मतलब पहला पीरियड में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, इसलिए 2 ही एलिमेंट। पहला पीरियड में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है ना, ताकि पहला सेल के अंदर में सिर्फ 1s होती है। दूसरा सेल के अंदर में क्या क्या होता है? दूसरा सेल के अंदर में होता है 2s और 2p होता है, आपको मालूम है ना। दूसरा सेल के अंदर में 2s और 2p होती है, यस, है कि नहीं। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। 2p में कितने जा सकते हैं? 6, है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं उतने एलिमेंट होते हैं। देखो, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। तो पॉली का प्रिंसिपल पे ही आपका पीरियडिक टेबल बना है। देखो, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो ये 8 एलिमेंट है। अब क्वेश्चन क्या है, ये डिटेल्स में देखना आप। अच्छा, बहुत बच्चा ये भी कंफ्यूज होता है कि सर तीसरा में तो 3s 3p और 3d तीनों होती है। ओके, तब तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन जाने का जगह है। तब 18 एलिमेंट काहे नहीं है थर्ड पीरियड में? थर्ड पीरियड में तो 8 ही एलिमेंट है। बट मैं आपको एक बात बताया ना कि पहले 4s भरता है, फिर 3d भरती है, तो 3d भरता ही नहीं है। थर्ड पीरियड में 3d भरती ही नहीं है, 4s भरता है। और 4s जब भरना शुरू हो जाता है तो फोर्थ पीरियड शुरू हो जाता है। ओके, थर्ड पीरियड में सिर्फ 3s और 3p भरती है, तो इसलिए 2 और 6 8 ही एलिमेंट होती है थर्ड पीरियड में। अच्छा, इसके डिटेल्स जब पीरियडिक टेबल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। पर चलिए, जो क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ वो उसका जवाब दे दो, ठीक है ना। सपोज वी हैव 3 वैल्यूज ऑफ स्पिन ए बी सी, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेकंड पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल। यदि स्पिन का 3 वैल्यूज है, मान लो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है,
काल्पनिक क्वेश्चन है, ऐसे काल्पनिक क्वेश्चन मेंस में एडवांस में सेट होते हैं। बोल रहा है कि मान लो कि कल्पना करो कि स्पिन के 3 वैल्यूज होते हैं, यूं तो 2 ही होते हैं, आपको मालूम है कि प्लस हाफ होती है और एक माइनस हाफ होती है, और बोल रहा है कि यदि स्पिन के 3 वैल्यूज होती तो दूसरा पीरियड और पीरियडिक टेबल में कितने सारे एलिमेंट होते। देखो मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। देख, बोल रहा है कि स्पिन का 3 वैल्यू होता, मान लो स्पिन का 3 वैल्यू मैं मान रहा हूं ए बी सी होता, ठीक है ना। तो देखो मान लो ये 2pz ऑर्बिटल है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन आता जिसका स्पिन का वैल्यू ए था। चारों क्वांटम नंबर डिफरेंट है, 2 1 + 1 ए। दूसरा इलेक्ट्रॉन आता जिसकी क्वांटम नंबर बी है, स्पिन की वैल्यू बी है, तो 2 1 + 1 बी। और एक इलेक्ट्रॉन आ सकता था, और एक इलेक्ट्रॉन आ सकता था जिसके स्पिन की वैल्यू सी है, तो 2 1 + 1 सी। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, क्या मुझे बताओ क्या चारों क्वांटम नंबर सेम हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। चारों क्वांटम नंबर सेम हो रहे हैं यदि 3 इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं तो मैं? नहीं, नहीं ना। तो मैं क्या बताओ, यदि स्पिन के 3 वैल्यूज होते तो मैं एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन डाल पाता ना, क्योंकि पॉली की रूल तो नहीं ब्रेक होती, चारों क्वांटम नंबर तो डिफरेंट ही रहती। तो यदि बच्चा मेरे स्पिन का 3 वैल्यू होता तो एक ऑर्बिटल में 2 नहीं 3 इलेक्ट्रॉन होता। समझ गए बात को? तो 2s में कितना इलेक्ट्रॉन होता, सेकेंड पीरियड की बात हो रही है, तो सेकेंड पीरियड में 2s और 2p होती है। तो 2s में कितना इलेक्ट्रॉन आता, एक डब्बा में तब 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, 3 इलेक्ट्रॉन रहता। ओके, 2s में 2 आती, और 2p में कितने डब्बे होते हैं टोटल मिला के? 2px 2py 2pz, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ना। तो हाँ, 3 3 6 3 9 इलेक्ट्रॉन आते 2p में, और 2 इलेक्ट्रॉन ये सॉरी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो 9 3 कितने होते हैं, 12 एलिमेंट्स हो जाते हैं। समझ गए बात को? क्योंकि 2s 3 हो जाता फिर कॉन्फ़िगरेशन, और 2p 9 हो जाता। समझ गए? समझ गए? तो 9 3 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब 12 एलिमेंट्स रह पाते, पूरा पीरियडिक टेबल का चेहरा ही बदल जाता यदि स्पिन के 3 वैल्यूज होते। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता था। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मानो स्पिन के 4 वैल्यूज होते, ए बी सी डी, तो आप मुझे बता दें कि सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट होते यदि स्पिन के 4 वैल्यूज होते। स्पिन के 4 वैल्यूज होती तो 2s वाला डब्बा में कितना इलेक्ट्रॉन आता, 4, और 2p वाला डब्बा में कितना इलेक्ट्रॉन आता, इसमें 4 इसमें 4, 12, तो कितनी हो जाती, 16। समझ आ गई ना? चल आगे बढ़ते, चलो बताओ पॉली का रूल कहाँ वैलिड नहीं है? पॉली का रूल किसमें वैलिड नहीं है, कहाँ पे टूट रहा है पॉली का रूल? 1 First, ए सर, हाँ, first, फर्स्ट में, फोर्थ में सर, फोर्थ में ना। पाउली का रूल बोलता है, देखो ये वाला रूल अब तुम बोलोगे कि ठीक है कि सर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डाला हो, तो हमको क्या मतलब है, पाउली का इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे अफवाह वैल्यूएट हो रहा है, अफवाह रूल वायलेट हो रही है। वो बोलता है कि ठीक है चलो आपको मिनिमम में 2 को पहले डालना ही पड़ेगा, तो अफवाह वायलेट हो रही है। यहाँ पे भी पाउली वायलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल एंड दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, वैलिड है। यहाँ पे अफवाह नहीं वैलिड है, पर हमसे तो अफवाह के बारे में नहीं पूछा है, हमसे तो पाउली के बारे में पूछा है। अफवाह रहता तो ये गलत था, ठीक है ना, अफवाह रहता तो ये गलत होता। ओके, आप देखिए यहाँ पे ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल एंड दे मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन, यहाँ तो सेम स्पिन डाल दिया ना, तो ये गलती है ना, पाउली, नॉट वैलिड। समझ आई है ना? yes sir, यस सर कि नो yes सर? sir, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन एक काम करो, बनाओगे अभी, बनाओ, देखते हैं कौन दिमाग लगा सकता है, बट इसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगेगा, देखते हैं।
in any subshell the maximum number of electron having same value of quantum number. चलो ये बताने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, ठीक है ना, इसका आंसर आप लोग बताना। देखो मान लो मेरे पास p सबशेल है, ठीक है ना, अब बताओ तो p सबशेल में कितने सारे ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना। अब देखो पाउली का रूल के हिसाब से यदि मैं इलेक्ट्रॉन भरता हूं तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डाउनवर्ड स्पिन, अपवर्ड डाउनवर्ड स्पिन, अपवर्ड डाउनवर्ड स्पिन। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, टोटल तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, बट सेम स्पिन वाले कितने सारे हैं? p सबसेल में सेम स्पिन वाले कितने हैं? 3 गो है ना, 3 गो है ना, 1 2 3, समझ गए बात को? तो d ऑर्बिटल में सेम स्पिन वाला कितना होगा बताओ तो मुझे। d ऑर्बिटल में 5 डब्बे होते हैं ना, 5 डब्बे होते हैं, तो 5 डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा सब में। ओके, तो सेम स्पिन वाले कितने होंगे? 5 होंगे, 5 होंगे अपवर्ड वाले, 5 होंगे डाउनवर्ड वाले, समझ गए? यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी भी सबसेल में भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनके सेम स्पिन क्वांटम नंबर होंगे, सेम स्पिन क्वांटम नंबर मतलब सेम वैल्यू ऑफ स्पिन होंगे, क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, वेरी गुड, ऑप्शन सी। देखो 2l+1 क्या बताता है? 2l+1 बताता है नंबर ऑफ, क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है ना, ये फॉर्मूला आप लोग बताया था। 2l+1 बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। देखो यदि मुझे p सबशेल की बात हो रही है, जब p सबशेल की बात होती है तो p का वैल्यू होता है l के लिए कितना? 1 होता है, तो 2 × 1 1 + 1 मतलब 3 हो गया, 3 मतलब 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो 3 ऑर्बिटल्स हैं, व्हाट इज 3 ऑर्बिटल्स? तो 3 ऑर्बिटल्स में सेम स्पिन वाले तो 3 ही रहेंगे, समझ गए बात को? सेम स्पिन वाले तो 3 ही है, यदि डाउनवर्ड पकड़ो तब भी सेम स्पिन वाले कितने हैं? 3 ही हैं, समझ गए? गॉट इट? चलिए, यदि f का लिए ये क्वेश्चन रहता, यदि ये क्वेश्चन बनता कि f ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाले हैं? 7, ठीक है ना। s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाले होंगे? 1 ना, 1। The total spin resulting from D7 configuration नहीं है, ये हंट्स रूल पढ़ाना पड़ेगा तब होगा। रुक जाओ, ये क्वेश्चन अभी नहीं बनेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, उससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेता हूँ कि आपका क्लियर है कि नहीं। चलिए बच्चों, मुझे बताना कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कहाँ से कहाँ वैल्यू वेरी करती है? 0 to n-1। वेरी गुड। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कहाँ से कहाँ वैल्यू करती है? -l to +l। चलो ये सबको याद है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आ जाओ, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल क्या बोलता है? हंट का नियम क्या बोलता है? ये हम लोग इसके डेफिनेशन को बाद में पढ़ते हैं, पहले समझते हैं, ठीक है ना। हंट रूल क्या बोलता है? देखो मान लो आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, एक पल के लिए मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये वाला px है, py है, pz है, ठीक है ना। अब हंट्स रूल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन, देखो आप ऐसे मत भर दो कि पहला में 2 गो दे दिए, दूसरा में 2 गो दे दिए और ऐसे 1 गो दे दिए, नहीं, इस तरह आपको नहीं भरना है। हंट्स रूल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन भरने का नियम क्या है? पहले सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो सेम स्पिन वाला, पहले सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो सेम स्पिन वाला, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन और है तो पेयरिंग करो, समझ गए? तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह भरेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो पहले देखो, पहले 2 नहीं भरना है, पहले आपको क्या करना, पहले सेम स्पिन के साथ एगो सब में भर दो, फिर उसके बाद पेयरिंग करो।
और पेयरिंग ऑपोजिट स्पिन से होगी। तो हंड्स रूल का नियम समझ लीजिए कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाला सारे ऑर्बिटल्स को देना पड़ेगा। तो ये वाला एक कहानी हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस तरह भर सकता हूँ? Yes, sir. पहला Yes, इलेक्ट्रॉन sir. भर सकता हूँ, Yes, sir. सेम स्पिन है ना? अच्छा Yes. मुझे बताओ, मैं इस तरह भर सकता हूँ? No, sir. No, sir. नहीं भर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सेम स्पिन नहीं रहा। ओके, मान लो ये वाला डी ऑर्बिटल है। चलो एक छोटा सा एनसीईआरटी का एक लाइन है ना, वो बच्चा लोग को कभी समझ में नहीं आता है और सब माथा फोड़ता है कि ये लिखा क्या हुआ है सर, ठीक है ना? और वो एनसीईआरटी में ये लाइन आज जाके पढ़ना आप लोगों को, तब समझ आ जाएगा जो चीज मैं बताऊंगा। मान लीजिए आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो क्वेश्चन मेरा आपके सामने ये है कि कौन से नंबरवे इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग शुरू होगी? कौन से नंबरवे इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग शुरू होगा? कोई आंसर दे सकता? देखते हैं। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन है। कौन से नंबरवे इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग शुरू होगा? नहीं दिमाग में आ रहा है? देखो। First serial से. Serial number 1. नहीं। देखो क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन पहले आया इसमें, दूसरा इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाला आया, तीसरा इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाला आया, चौथा इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाला आया, पांचवा इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाला आया, छठे इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग शुरू हुआ। समझ आया? ठीक है ना? तो एनसीईआरटी ने यही लाइन लिखा है कि डी सबशेल में पेयरिंग स्टार्ट होती है 6th इलेक्ट्रॉन से। बोलने का मतलब भैया 5 इलेक्ट्रॉन तो एक एक सबको दे देगा ना, फिर छठे से पेयरिंग 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, ठीक है ना? बट पेयरिंग से हंड्स को कोई मतलब नहीं है। हंड्स रूल को पेयरिंग से कोई मतलब नहीं है। हंड रूल तो सिंपल बोलता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दे दो और सबकी स्पिन सेम रहनी चाहिए। ओके, गॉट इट? तो हंड्स रूल क्या बोलता है? यदि एक सबशेल है, जैसे कि डी सबशेल है या पी सबशेल है, तो डी सबशेल या पी सबशेल के अंदर में जो सारे ऑर्बिटल है, जो सारे ऑर्बिटल्स हैं, उनको सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दो, उन सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दो, फिर उसके बाद डबल पेयरिंग मारो आप। और पहला जो एक एक इलेक्ट्रॉन जो दोगे, उन सबकी स्पिन क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। Same. उन सबकी स्पिन क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। ठीक है? ओके, अब क्या 18 हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोल वैलिड जो है, दैट इज वैलिड फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अच्छा, डीजेनरेट का मतलब मालूम है ना? सेम एनर्जी वाले, सेम एनर्जी वाले। ओके, मतलब क्या है? डी सबशेल में जो भी ऑर्बिटल है वो सब सेम एनर्जी वाले हैं ना। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, सबकी तो एनर्जी सेम है। तो सब सेम एनर्जी है तो सबको एक एक इलेक्ट्रॉन पहले दो, बाद में पेयरिंग करो। ठीक है ना? अब पूछ लिया गया आपसे क्वेश्चन, हाफ फील्ड तक, दिस इज हाफ फील्ड, मतलब हंड्स रूल क्या बोल रहा है कि एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दो पहले, मतलब हाफ फिल करो सबको। ओके, अब पेयरिंग की कहानी जो आती है, पेयरिंग की कहानी कौन सा रूल बोलता है? Power. पेयरिंग की कहानी कौन सा रूल बोलता है? पाउली की रूल बोलती है ना। पाउली की रूल बोलती है, पाउली की रूल बोलती है कि पेयरिंग करो विथ ऑपोजिट स्पिन। ओके, तो आपसे पूछ लिया गया कि ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है सब में, तो कौन सी रूल यहाँ पे वैलिड है? हंड्स रूल। और एक मान लो पेयरिंग कर दिए, तो यहाँ पे पॉली रूल भी लग गई यदि पेयरिंग करते हो तो। बट पेयरिंग का रूल पॉली को मतलब है, हंड्स को उस रूल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? चलिए, तो ये है हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का कहानी। समझ गए बात को? चलिए, अब देखिए क्या है नेक्स्ट। हंड्स रूल में एक और चीज बता देता हूँ, पर वो थोड़ा मेंस या एडवांस्ड, अच्छा चलो बता ही देता हूँ, ये चीज जानना जरूरी है। देखो बच्चा, ध्यान से सुनना। हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्यों बोलते हैं इसको, ये ध्यान देना। अब बहुत बच्चे के दिमाग में आता है सर ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? ओके, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है?
सुनना मेरी बात को ध्यान से। देखो हंस रूल बोलता है क्या, 2s+1 2s+1 मैक्सिमम होना चाहिए। ओके, अब 2s+1 क्या होता है देखना, ये समझने की चीज है, थोड़ा ये हवा में नहीं समझ। ठीक है ना, टोटल टोटल, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला को मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। देखो मैंने क्या बोला, हंस रूल का जो नियम है वो बोलता है 2s+1 का वैल्यू मैक्सिमम आना चाहिए, और s होता है टोटल स्पिन। स्पिन से सुनिएगा, देखो अपवर्ड स्पिन हाफ, का हाफ है ना, हाफ 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 इंटू 3, टोटल स्पिन मिला के कितना हुआ 32। नहीं ना, आउट पे हाफ होता है ना, तो हाफ इंटू 3 हुआ। अब देखो 2s+1 का कितना वैल्यू आ रहा है, 2 इंटू 1 आ रहा है ना। अब मुझे एक बात बताओ, 4 ज्यादा होता है कि 1 ज्यादा होता है? 4 ज्यादा होता है ना, बट Yes, sir. तो मुझे एक बात बताओ, इस तरह भरने से 2s+1 का वैल्यू मैक्सिमम आएगा कि इस तरह भरने से 2s+1 का वैल्यू मैक्सिमम आएगा? सेम स्पिन से बढ़ने से 2s+1 मैक्सिमम आएगा। अब ऐसा मत बोल देना, सर बोलोगे कि सर यहाँ तो -12 इंटू 3 है, तब तो सबसे कम आ जाए। कल में नहीं पढ़ना, आपको मैग्नीट्यूड लेना है, तो -12 इंटू 3 -3/2 होता है, बट आएगी 3/2। ओके, तो हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये 2s+1 समझ आ गया आपको? कोई दिक्कत? ये कहानी आपको समझ आ गई होगी, क्यों इस तरह नहीं भरेंगे, क्यों इस तरह और इस तरह चलेगा। ओके, तो 2s+1 के कॉन्सेप्ट पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, टोटल स्पिन रिजल्टिंग फ्रॉम D7 कॉन्फ़िगरेशन। देखो हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोलता है 2s+1 मैक्सिमम होनी चाहिए, s क्या होती है, टोटल स्पिन होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल स्पिन रिजल्टिंग फ्रॉम D7 कॉन्फ़िगरेशन, कौन इसका जवाब देता, देखते हैं किसका दिमाग चलता है। D7 कॉन्फ़िगरेशन है, D7 मतलब D में 7 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। D में कितने डब्बे, 5 डब्बे, ठीक है ना। ये हो गया D का 5 डब्बा। बोल रहा है D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो चल 7 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। कैसे 7 इलेक्ट्रॉन भरेंगे बोल तो, 2 2 4 2 6 1 7। क्या मैं सही भरा हूँ? No, sir. गलत भरा हूँ, बिल्कुल गलत भरा हूँ। कैसे भराएगा, एक एक पहले सबको दोगे, एक एक सबको दोगे, 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि सब मिला के स्पिन कितना आ रहा है, तो देख लेना क्या है, +12 -12 कैंसिल कर गया 0, +12 -12 कैंसिल कर गया 0। यहाँ पे कितना है, हाफ हाफ हाफ, कितना आ रहा है, 3/2. 3/2। बहुत सही। 3/2. तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि D8 कॉन्फ़िगरेशन से कितना होगा, D9 से कितना होगा, चलो D10 से कितना होगा बोलो तो, D10 से कितना होगा, 0 0 0. 0 होगा, प्लस और माइनस आप सबको कैंसिल, 0 हो जाएगा। जवाब दो इसका, which of the following electronic configuration has zero spin multiplicity? Zero spin multiplicity, spin multiplicity मतलब ये +1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी, एस होती है टोटल स्पिन।
मैक्सिमम होना चाहिए, केस में आ रहा है, दिमाग लगाओ बनाओ। सर सी। ऑप्शन सी। गुड 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 गुड। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? आयुष। आयुष। यस बता तो कैसे आंसर दिया पहले। सर, क्योंकि हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ। हाफ माइनस हाफ, यस यस यस। हाफ इसका माइनस हाफ, इसका माइनस हाफ, तो मतलब हाँ। कितना हुआ? टोटल स्पिन आया माइनस हाफ, तो 2 इंटू माइनस हाफ प्लस 1 कटा, -1 + 1 0। बहुत सही, वेरी गुड गुड गुड, अच्छी आंसर थी, वेरी गुड। अब चल इसका आंसर बताओ तो माने, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। ये क्वेश्चन में है, थोड़ा दम है, अब ऐसे नहीं बन जाएगा, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। When the value of azimuthal quantum number, when the value of azimuthal quantum number is 3, the maximum and minimum value of spin multiplicities are। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा देर रोकते हैं, क्योंकि आपका माथा चकराएगा थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में। इसको 5 मिनट रोकते हैं, थोड़े आगे के कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर इस पे आते हैं, ठीक है? कि कोई बना सकता है, 2 मिनट टाइम लो, क्योंकि मुझे ये चैप्टर को आज कंप्लीट करना है, क्योंकि ट्यूसडे को एक नया चैप्टर आप लोगों का कंबाइंड है। अच्छा बच्चों सुन लो, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। एक छोटा सा अनाउंसमेंट सुनो मेरी तरफ से प्लीज। सुनाई दे रही है सबको? यस सर। यस सर। आप लोगों का क्लास किस किस दिन होता है, मुझे दिन बता दो तो। संडे को। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं अनाउंसमेंट आपको भिजवा दूंगा, ठीक है? अभी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, जो अनाउंसमेंट है आपको मैं मैसेज करवा दूंगा, ठीक है? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा देर में, पहले आगे बढ़ते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का 2 तरीका होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का 2 तरीका होता है, एक एसपीडीएफ मेथड होती है, एक ऑर्बिटल डायग्राम मेथड होती है। ओके, एसपीडीएफ मेथड कैसे क्या? मान लो नियॉन है, नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6, ये हो गया आपका एसपीडीएफ मेथड, ठीक है ना? ऑर्बिटल मेथड में डब्बे बना लो, 1s2 2s2 2p6, गॉट इट, 2p6। तो 2 मेथड से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। चलिए अब जल्दी फटाफट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते चलते हैं एक एक करके। चलिए आप बताना, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है? हाइड्रोजन का बताओ कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से, जल्दी से। 1 क्या 1 1 क्या 1 क्या 1s 1 ना? 1s। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होती है, तो 1s1, ठीक है? तो 1s में 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। हीलियम 1s2। चलो बहुत अच्छी। लिथियम 1s2 बेरिलियम 1s2 ठीक है? बोरोन 1s2 2s2 2s, 2 अरे 2s2 2p1, 2s में 3 कहाँ से चल जाएगा, ठीक है ना? 1s2 2s2 2p1। अब देखो कार्बन 6, 1s2 2s2 2p2। अब बताना कि मैं जो भर रहा हूं क्या मैं सही भरा कि गलत भरा? सही है कि गलत है? गलत। गलत है। क्यों गलत है? काहे कि हंड्स का रूल लगेगा ना। यस। हंड का रूल सबसे पहले लगा कार्बन में, ये दिमाग में रखना, सबसे पहले कार्बन में लगा, फिर नाइट्रोजन,
1s2, 2s2, 2s3, 3s1. 2p3. So 2p3. Extremely sorry, there was a network issue. ऑडियो वीडियो जा रही है ना Yes, sir. Sir. स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. देखो, अब हम लोग आते हैं ऑक्सीजन पे, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहा था कि जो हाफ फिल्ड होती है वो थोड़ी एक्स्ट्रा स्टेबल होती है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का बात करता हूँ 8, तो 1s2, 2s2, 2p, 4. 4, ठीक है ना। 1s2, 2s2, 2p, 4, पहले एक एक दिए फिर 2p4। क्लोरीन की क्या हो जाएगी? 1s2, 2s2, 2p5, 5. ठीक है, वेरी सिंपल। देखिएगा नियॉन, अब आपको ये याद रखना है, 10 नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, 1s2, 2s2, 2p6, 2 2 4 और 2 6, ठीक है ना। ये वाली फुलफिल्ड है कि नहीं? Yes, sir. फुलफिल्ड है, दिमाग में रखिएगा। ओके, अब फुलफिल्ड वाले और हाफ फिल्ड वाले थोड़े एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं एक्स्ट्रा स्टेबल, मैं आपको बता देता हूँ एक कहानी थोड़े देर के बाद, क्यों एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। अब आ जाओ सोडियम का। बेटा सोडियम का मैं यदि लिखता हूँ तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है ना। 1s2, 2s2, 2p6 किसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है? नियॉन की होती Neon. है। Yes, sir. मैं Yes, sir. यदि इतना लंबा चौड़ा लिखने से ज्यादा अच्छा है, मैं लिख दूं नियॉन 3s1, तो कोई दिक्कत आपको क्या? नियॉन 10 और 3s1, ओके 3s1। मैं मैग्नीशियम का सोडियम 10, 1s2, 2s2, सॉरी 1s2, 2s2, 2p6, नियॉन 3s2, कोई दिक्कत? 3s2, No, 1s2, sir. 2p6, नियॉन, ठीक है ना। 3s2, 3p1, ओके। नियॉन 3s2, 3p2, कोई दिक्कत नहीं ना। No, sir. 3s2, 3p3, ये होती है कितनी तुम्हारी? 15, तो नियॉन हो गई 10, 2 12, 3s2, 3p3, सल्फर, नियॉन 3s2, 3p4, क्लोरीन, नियॉन 3s2, 3p5, आर्गन। ये आपको याद रखना, देखो नियॉन 3s2, 3p6, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। 18, तो नियॉन की ये कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है। 18 जो रहती है नियॉन 3s2, 3p6, 18 तक हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग पोटासियम पे। तो पोटासियम में 19 इलेक्ट्रॉन होती है, तो 19 इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आर्गन तो हो गई 18, ठीक है ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 के बाद क्या आती है? 4s. 4s1, ठीक है ना। आर्गन 4s1। कैल्शियम कितनी होती है? आर्गन 4s2. 4s2, ठीक है ना। स्कैंडियम, आर्गन
4s2, 4s के बाद कहाँ इलेक्ट्रॉन? 3p1 3d1, 3g स्कैंडियम, आर्गन 18 हो गई, ठीक है। देखो स्कैंडियम का 21 होता है बच्चों, ठीक है ना। टाइटेनियम की 22 होती है, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, ठीक है ना। आर्गन 4s2 3d2, ठीक है। इसका आर्गन 4s2 3d3। अब ध्यान देना, यदि हम लोग जनरल रूल के हिसाब से चले तो क्रोमियम का आएगा आर्गन 4s2 3d4, बट साइंस इज नॉट ऑल अबाउट लॉज, ठीक है ना। नियम तो हर जगह हम लोग एक ही नियम नहीं लगा सकते, कुछ जगह कुछ रूल्स डिफरेंट फॉलो होते। तो क्रोमियम अफबू से पूछ के तो इलेक्ट्रॉन नहीं ना बढ़ेगा, उसको जिस हिसाब से स्टेबिलिटी पता चलेगा उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन बढ़ती है, आर्गन हो गई आपकी कितनी 18, फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखता है 19, और फिर यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन रखता है 24। क्यों? क्योंकि वो हाफ फिल्ड करने का कोशिश कर रहा है, हाफ फिल्ड करने का कोशिश कर रहा है बच्चों, ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हाफ फिल्ड इज एक्स्ट्रा स्टेबल। ओके, मैंगनीज का सिमिलर कहानी है, आर्गन 4s2 3d5, ठीक है ना। आर्गन थोड़ा देखना, ये थोड़ी डिफरेंट टाइप कॉन्फ़िगरेशन चलती है इसकी। ठीक उसी प्रकार आपकी आयरन, कोबाल्ट, निकल में तो सेम ही नियम चल रहा है। देखो आयरन हो जाती है 26, तो कैसे लिखोगे? आर्गन हो गई 18, 4s2 हो गई 20, और 3d6 हो गई 26, ठीक है ना। बट आप यदि कॉपर 29 पे आते हो तो कॉपर इज आर्गन, नॉर्मल नियम चलेगा तो हम बोलेंगे 4s2 और 3d9, 18 2 20 और 9 29, बट नहीं, कॉपर इस तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं भरता है। कॉपर क्या करता है, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन रखता है और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन रखता है। 4s1 3d10, ये थोड़ा डिफरेंट रहता है। क्यों? क्योंकि ये अपना लास्ट वाला घर को फुलफिल्ड करना चाहता है। ओके, लास्ट वाला घर को फुलफिल्ड करना चाहता है। अंडरस्टूड? अब देखिएगा, आप सर हमसे पूछोगे, बोलोगे कि सर एक बात बताइए, आपने क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा क्यों रखा? ये क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन को क्यों 4s2 3d4 क्यों नहीं भरा? अब वो नियम तो बताइए कि रट ले। अब मैं पहले बताता हूँ, केमिस्ट्री रटने की चीज नहीं है, हर जगह लॉजिक चलता है। तो 4s1 3d5 क्यों हुआ? मुझे एक बात बताना, मुझे देख पा रहे हो आप लोग, मैं पेन को अपने हाथों पे रखता हूँ, ठीक है ना। पेन मेरे हाथों पे अभी बैलेंस है, दिख रही है पेन आप लोगों को? नहीं दिख रहा होगा पेन, पेन दिख रहा है नो बेटा आप सर, लोगों को? नो सर। अभी दिख रही है? हाँ, अरे नहीं दिख रहा, दिख रहा है पेन? यस सर, अब दिख रहा है। ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सा, एक पेन को यदि हाथ पे बैलेंस करना चाहते हो तो क्या करोगे? दोनों साइड इक्वल वेट रखोगे कि नहीं रखोगे? यस है कि सर। नहीं? यदि मैं आगे पीछे यदि पेन को रख दूंगा तो पेन क्या होगा? गिर जाएगा, है कि नहीं? तो दुनिया में एक नियम चलता है सिमिट्री का, सिमिट्रिकल। यदि चीजों को एक तरीके से रखा जाए, मान लो देखो ये वाला देखो, यदि मान लो एक स्केल को आपको बैलेंस करना है तो आप क्या करोगे? एग्जैक्टली मतलब मान लो ये 10 सेंटीमीटर की स्केल है तो 5 सेंटीमीटर पे रखोगे, तब ये स्केल ये पाइवट पे बैलेंस हो जाएगा। मैं यदि स्केल को ऐसे रख देता हूँ, मान लो स्केल को मैं ऐसे रख देता हूँ, क्या स्केल बैलेंस रहेगी? क्या होगा? स्केल गिर जाएगा, गिर जाएगा ना। तो यस चीजों को सर। यदि सिमेट्रिकली रखा जाता है तो चीजें बैलेंस्ड रहती है। तो वही है कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन। देखो कि ये जो बड़ा वाला पोर्शन है, ये 3D वाला सिमेट्रिकल रखा हुआ है। यहाँ पे क्रोमियम को देखो, ये वाला बड़ा वाला पोर्शन क्या है? सिमेट्रिकल है। अब मानो ये वाला यहाँ पे नहीं रहता, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता, तो क्या होता है? ये वाला पोर्शन अनसिमेट्रिकल रहता है कि नहीं? अनसिमेट्रिकल रहता है तो वो थोड़ा सा बैलेंस्ड कम रहता है। तो ये जनरल रूल दुनिया का है कि चीजें यदि सिमेट्रिकली रखा जाए। बताओ मुझे एक चीज, कि यदि आप घर में सामान को सजा के रखोगे तो जल्दी ढूंढ पाओगे कि इधर उधर फेंक के रखोगे तो अच्छे से ढूंढ पाओगे? सजा के रखोगे ज्यादा अच्छा से ढूंढ पाओगे। तो क्रोमियम क्या करता है?
क्रोमियम बोलता है कि मैं यदि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखूंगा तो मेरा ये जो 3D वाला है ना वो सिमेट्रिकल नहीं रहेगा। तो एक काम करते हैं, सिमेट्रिकल बनाने के लिए इसको हम प्रोमोट कर देते हैं, प्रोमोट कर देता है, समझ गए। तो इसलिए हाफ फील्ड में देखो ना, ये पोर्शन क्या है, सिमेट्रिकल है ना, ये वाला भी क्या है, फुल फील्ड, तो ये वाला पोर्शन सिमेट्रिकल। तो इसलिए सिमेट्री के वजह से माना जाता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। ये दिमाग में रखिएगा। दूसरा कहानी देखो, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल क्यों होती है, इसका एक और रीजन होता है, दूसरा होता है एक्सचेंज एनर्जी। पहला रीजन तो सिमेट्री आप समझ लिए, दूसरा रीजन होता है एक्सचेंज एनर्जी। अब एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, देखो इसको सिंपल में समझो आप, इस भाषा में यदि मैं आपको बताऊं, देखो मान लो आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है ना। ट्रेन में क्या होता है, लोअर बर्थ होती है, मिडिल बर्थ होती है, अपर बर्थ होती है। आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, अब मान लो ये तीनों सीट आप ही का फैमिली का है, आप है, आपकी मम्मी हो, आपके पापा हो, तीनों लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, अपर बर्थ में बैठे हुए। ओके, आप मानो एक पल के लिए आप यहाँ पे बैठे बैठे थक जाते हो। ओके, तो क्या होता है, आप कोशिश करते हो क्या, चलो मम्मी को बोलो मम्मी तुम नीचे आ जाओ, हम तुम्हारा सीट पर चल जाते हैं। तो होता है कि आप सीट जब बदलते हो ना तो थोड़ा सा आपको जो बोरिंग वाला फीलिंग है ना वो रिलीज होता है। और चलो आप मिडिल में बैठे बैठे थक गए, आप बोलोगे चलो और थोड़ा मोबाइल वोबाइल अकेले में चलाएंगे बैठ के, चलो चल जाते हैं अपर वाला बर्थ में। तो आपका जो बोर फीलिंग था, जगह बदलने से क्या हो रहा है, थोड़ा रिलीज हो रहा है, थोड़ा रिलीज हो रहा है। तो होता क्या है, जैसे आप ट्रेन में चलते हो, अपने सीट को बदलते हो, तो आपकी जो बोर्डम फीलिंग है वो रिलीज होती है। उसी प्रकार यदि एटम में इलेक्ट्रॉन अपने जगह को रिप्लेस कर सकता है, अपने जगह को किसी के साथ चेंज कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी रिलीज करता है, और सिस्टम जितना मिनिमम एनर्जी पे जाती है ना उतना स्टेबिलिटी पे जाती है। ये ध्यान से सुनो मेरी बात को, एक सिस्टम जितना मिनिमम एनर्जी पे जाता है ना उतना स्टेबिलिटी पे जाता है। ओके, जैसे कि आप जगह बदल रहे हो तो आपकी जो बोर वाली फीलिंग है थोड़ी रिलीज हो रही है, आप थोड़ी स्टेबिलिटी पे जा रहे हो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना कि मान लो ये वाला सीट आपका नहीं, ठीक है ना, टीटी ने आके बोल दिया कि ये वाला सीट पे कोई नहीं बैठेगा, जब आएगा पैसेंजर बैठेगा, तुम मत जाना यहाँ पे कोई। तो आप क्या कर सकते हो, दो ही जगह अपने जगह को बदल सकते हो। तो मतलब अपना बोर वाला फीलिंग जो है वो कम रिलीज कर सकते हो। तो ठीक इलेक्ट्रॉन का भी वही कहानी है कि यदि मानो सब जगह इलेक्ट्रॉन भरी हुई है, हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, तो सब जगह इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कर सकता है, जगह बदल सकता है, जगह बदल सकता है। तो जगह बदलेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, तो जगह बदल रहेगा। ओके, अब मान लो कि ये वाला खाली रहता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, टीटी की तरह भैया वहां पे तू नहीं जा सकता, जगह नहीं बदल सकता, तो यहाँ पे तो जगह बदलाएगा नहीं, तो कम जगह बदलाएगा, और कम जगह बदलेगा तो कम एनर्जी रिलीज होगी। तो एक्सचेंज एनर्जी, उसी को बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी, जो जगह बदल के एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। समझिए बात को। और एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी जब सारे ऑर्बिटल्स भरे। अंडरस्टूड। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड का ये ही एक और रीजन होता है। ओके, समझ गए, अंडरस्टूड। यस सर। अब देखो एक और कहानी, Yes, sir. ये मान लो 3D, ठीक है ना, ये वाला मान लो 3D है, और ये वाला मान लो आपका 4P है। अब आप बोलोगे कि सर ये, ठीक है ना, आप बोलोगे कि सर 3D वाला इलेक्ट्रॉन का क्या 4P के साथ रिप्लेस करवा सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये ध्यान देना कि 3D वाले इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपने D वाले से ही जगह बदल सकते हैं, वो 4P से या बोलोगे कि 7S से जगह बदल ले, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मान लो आप स्लीपर में चल रहे हैं, स्लीपर में बैठे हुए, नॉन एसी में बैठे हुए, आप एसी वाला पैसेंजर से जाके बोलोगे कि इस जगह बदलो मेरे साथ, बदलेगा क्या, बदलेगा आपके साथ, No, नो sir. सर। बदलेगा, sir. मार के बदलेगा आपको, बोलेगा भागो अपना है वहां पे। तो एक्सचेंज जो होगी वो सेम एनर्जी में होगी,
मतलब डीजेनरेट ऑर्बिटल में होगी, मतलब 3d वाला इलेक्ट्रॉन डी ही के साथ बदला बदली कर सकता, 3p वाला पी ही के साथ इलेक्ट्रॉन बदला बदली कर सकता। ओके, सेम एनर्जी लेवल में ही एक्सचेंज होगी। तो दो रीजन होती है, एक्सचेंज एनर्जी के डेप्थ में आपको नहीं जाना, ये रिसर्च लेवल थिंग्स है, आप लोग जब सीनियर क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे। बट हाँ, मैं अभी बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जितना 30 तक अभी बताया ना, कम से कम 40-50 तक आप लोग लिखने का कोशिश करना। एनसीईआरटी ने 118 तक बता के रखे हैं, और जो थोड़े से डिफरेंट रूल से फॉलो होंगे वहां पे स्टार मार के रखा है, ठीक है ना। तो डिफरेंट रूल वाला अभी आप छोड़ देना, खाली कॉपर और क्रोमियम को दिमाग में रखना, बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को याद रखना, क्योंकि जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को प्लीज एंड प्लीज प्रैक्टिस करना। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझने में कोई दिक्कत नहीं ना No, sir. स्टूडेंट? No, sir. तो चलिए आज की क्लास के लिए हम लोग यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आगे। ओके, तो फिलहाल आज के लिए थैंक यू, बाय बाय। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.